दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये समसामयिक घटना चक्र, ये मासिक करंट नोट्स हैं और इसमें सामयिक आलेख के साथ साथ इसमें G20 से लेकर के समस्त कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें G20 का जो बैठक हुआ है 2023 में, इसका पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना बनती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेन जो फोकस की गई है दोस्तों, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों के बारे में की गई है, जिसमें 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये G20 है क्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच है और ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक आर्किटेक्चर एवं प्रशासन को आकार देने और उन्हें सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो G20 समूह की स्थापना ये वर्ष 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिकृत यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्र यानी जो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक अनौपचारिक मंच थी, इसके रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये तो था अभी तक स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये वर्ष 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप G20 समूह को राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के स्तर पर उन्नत किया गया। वर्ष 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के एक प्रतिष्ठित मंच के रूप में नामित किया गया। चलिए सदस्यता की बात करते हैं। तो सदस्यता की अगर बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाना लाजमी है। तो G20 समूह में 19 देश हैं कुल। पहला देश है अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की है यानी तुर्की है, यूके है और अमेरिका है। इतने देश मिलकर के इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो यूरोपीय संघ भी शामिल है और G20 देश का वैश्विक जो GDP के लगभग 85% है, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक है और लगभग 2/3 वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है G20 का कोई अस्थाई सचिवालय या स्टाफ नहीं है। दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना है कि G20 का कोई अस्थाई ना तो सचिवालय है और ना ही इनका कोई स्टाफ है। प्रतिवर्ष G20 की अध्यक्षता और उसके सदस्य देशों द्वारा ये बारी बारी से की जाती है और अध्यक्ष का चुनाव देशों के विभिन्न क्षेत्रीय समूहों से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की क्रम में अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा G20 में शामिल कुल 19 देशों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 देशों को ही शामिल किया गया है। अधिकतर समूह जो क्षेत्रीय आधार पर ही निर्मित किए गए हैं और एक ही क्षेत्र से संबंध रखने वाले देश जो हैं उनको सामान्यतः एक ही समूह में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब केवल समूह की बात करते हैं। तो केवल समूह 1 है जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरब है, अमेरिका है और समूह 2 के अंतर्गत भारत है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है। इस पद्धति के अनुसार निर्मित नहीं किए गए हैं। समूह 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मैक्सिको, समूह 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और समूह 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया आदि शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का जो 20वां सदस्य अर्थात यूरोपीय संघ का EU है, इसमें से किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। और G20 का जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कार्यप्रणाली की अगर बात की जाए तो G20 का अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 के एजेंडे का संचालन करता है। क्या करता है G20 का जो अध्यक्ष G20 का अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 के एजेंडों का संचालन करता है और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। एक तो संचालन करता है, दूसरा आयोजन करता है। अब G20 के अंतर्गत 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं जो इस प्रकार से हैं।
तो वित्त ट्रैक है यानी फाइनेंस ट्रैक जिसको कहते हैं, और एक शेरपा ट्रैक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वित्त ट्रैक की। तो वित्त ट्रैक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये वित्त ट्रैक जो है, इसका नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। वित्त ट्रैक का जो नेतृत्व करते हैं ये सदस्य देशों के वित्त मंत्री होते हैं और सेंट्रल बैंक के ये जो गवर्नर होते हैं। और शेरपा ट्रैक जो होता है इसका नेतृत्व शेरपा द्वारा किया जाता है, जो कि सदस्य देशों के नेताओं के निजी प्रतिनिधित्व होते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन हो या फिर इसके अन्य कोई कार्य समूहों की बैठकें हो या इन सभी की योजना हो, सदस्य देशों के शेरपा ही तैयार करते हैं। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष स्तर पर होने वाली बैठकों से पहले इनके मुद्दों पर और सभी देशों के शेरपा आपस में बातचीत करते हैं और इस स्तर पर सभी देशों की असहमति आदि को सुलझा लिया जाता है, ताकि शीर्ष स्तर पर बैठक में केवल एजेंडे पर मुहर लगाने के लिए कार्य को अंजाम दिया जा सके। तो इनकी बैठकें पहले कर ली जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया है उपयुक्त 2 ट्रैक हैं। इसके अंतर्गत विषय रूप में उन्मुख कार्य समूह शामिल होते हैं, जिनमें सदस्य देशों के संबंधी जो मंत्रालय होते हैं इनके साथ साथ आमंत्रित अतिथि और देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो भाग लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और संपर्क समूह के बारे में देखते हैं। तो G20 देशों के नागरिक समाजों और सांसदों विचार उनके जो है मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और व्यवसायों जैसे शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। ये समूह G20 नेताओं को सिफारिश का प्रारूप तैयार करते हैं और ये नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। संपर्क समूह है वो निम्नवत हैं। अब निम्नवत हैं वो क्या है, चलिए देखते हैं। G20 जो है यानी बिजनेस 20, दूसरा है सिविल 20, तीसरा है लेबर 20 और पार्लियामेंट 20, साइंस 20, SAI 20 जिसका पूरा नाम होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, और जो हमारा 7वां होता है वो स्टार्टअप 20 होता है और 8वां होता है वो थिंक 20 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के क्रम में आगे हमारा है 9वां जो अर्बन 20 है और वुमेन 20 है और यूथ 20 है। अब चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो डायग्राम में G20 के जो खाका इसका दिया गया है, यानी इसका चित्र दिया गया है। तो ये संपर्क समूह कैसे जो बने हैं ये दिखाना है। तो बिजनेस से है, सिविल से है, लेबर से है, पार्लियामेंट से है, साइंस से है, साई से है और स्टार्टअप से है, थिंक से है, अर्बन से है, वुमेन से है और यूथ से है। ये सारी चीज़ें ऊपर अभी हम लोग देख चुके हैं। अब आरेखीय चित्र के माध्यम से इसको जो है समझाया गया है, जिसमें 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो 2023 से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो G20 की अध्यक्षता के बारे में बात करते हैं कि किसने किया। तो भारत की जो G20 की अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष है। और नेक्स्ट है, इस प्रकार G20 का जो अध्यक्ष है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास की प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य सदस्य देशों के साथ विचार विमर्श करके और G20 एजेंडे का एकजुट करने के लिए उत्तरदायी होता है। निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए G20 की अध्यक्षता ये ट्रोइका के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे के पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो है अध्यक्षता के ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो अध्यक्षता जो होती है ट्रोइका समर्थित होती है और भारत की ये अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका के सदस्य क्रमशः, और आगे बढ़ते हैं तो ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। फिर है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ये देश के नाम दिए गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो अध्यक्षता की अवधि है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ये इनकी अवधि है। और आरक्षीय चित्र में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन है वो 2023 में है। और ट्रोइका का निर्माण G20 के वर्तमान मेजबान जो तात्कालिक हैं और मेजबान तथा अगले मेजबान देश से होता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका के सदस्य ये इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अब केंद्रीय विषय के बारे में बात करते हैं।
तो भारत की जो G20 की अध्यक्षता है वो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विषय जो है, ये विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जो वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रक्रिया है, ये विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है और अनिवार्य रूप से ये केंद्रीय विषय और सभी प्रकार के जीवन मूल्यों और मानव पशु पौधे और सूक्ष्म जीव जो है और पृथ्वी है, ये व्यापक ब्रह्मांड से उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। इसमें दोस्तों ये भारत है जो कि 2023 में G20 का जो अध्यक्षता किया है और ये वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर है। केंद्रीय विषय के बारे में बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य। और आरक्षित चित्र में ये पहले ही बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसकी बात करते हैं तो ये है, ये केंद्रीय विषय व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास दोनों स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से ये धारणीय और जिम्मेदार विकल्पों से संबंध है। और ये जो है लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पर भी प्रकाश डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा आता है, उल्लेखनीय है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए जो लाइफ आंदोलन की शुरुआत की थी। और लोगों की बात करें तो इसका लोगो क्या है, तो लोगों के संबंध में देख लेते हैं। तो भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों यानी केसरिया जो रंग है, सफ़ेद है और हरा, केसरिया सफ़ेद हरा और नीला से प्रेरित है, अर्थात इसका जो लोगो है। और इन लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है जो कि चुनौतियों के बीच विकास प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसकी जो प्रकृति के साथ साथ पूर्ण सामंजस्य होता है। कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों और 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और G20 लोगों के नीचे जो है देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। इसके लोगों में ये देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं। तो इस तरह का जो हमारा लोगो है, ये जो G20 का लोगो है दोस्तों, ये इस तरह का है। ये लोगो है, इसमें भारत का मैप दिया गया है, G20 लिखा है और भारत 2023 और इंडिया इसमें लिखा गया है। इसमें ये विशेष ध्यान रखना है। अब भारत की जो ये डिटेल्स है इसके देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प है, कमल के साथ है, पृथ्वी का है दर्शाना, ये प्रकार दिखाया गया है, अर्थात ये कमल दर्शाया गया है। पृथ्वी भी दर्शाई गई है, तो कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाई गई है। और उसी क्रम में ये 2 के बजाय 0 इसको मान लिया गया, तो G20 यानी G इसका लोगो हो गया। तो ये पूरा इसको लोगो है और ये भारत इसमें बना हुआ दिखाई देता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय ध्वज के जो रंगों की बात करें तो केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है और नीला है और इससे ये प्रेरित है। कमल की 7 पंखुड़ियाँ हैं, जो कमल की 7 पंखुड़ियाँ दोस्तों 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं, 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां जो शिखर सम्मेलन है 2023 है। चलिए फिर आगे पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ये अमृतकाल की शुरुआत, अमृतकाल की शुरुआत की बात करें तो भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। और ज्ञात है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय की अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। ये दोस्तों 15 अगस्त 2022 से की स्वतंत्रता पर 75वीं वर्षगांठ से लेकर और 100वीं वर्षगांठ तक यानी कुल 25 साल बीच में है। इस अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो G20 की प्राथमिकताएं हैं इनको देख लेते हैं। तो भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन लिए निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की थी जो इस प्रकार से हैं। पहला दोस्तों हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ। दूसरा है त्वरित समावेशी और लचीला विकास। तीसरा है SDGs की तेज प्रगति। और चौथा है प्रौद्योगिकी बदलाव और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और
आगे जो पांचवा है, पांचवा की बात करते हैं तो 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और महिलाओं के नेतृत्व में विकास। अब चलिए इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जो जो पॉइंट इसमें दर्शाए गए हैं वो इसमें भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो महिलाओं के नेतृत्व का विकास है, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान भी है, प्रौद्योगिकी बदलाव है और SDGs की तेज प्रगति है, हरित विकास है, त्वरित त्वरित जो समावेशी है और भारत की प्राथमिकताएं तो है इतनी ही है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो आगे है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो दोस्तों 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत जो मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली के 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था और ये भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम जी शिखर सम्मेलन था। ये भारत के द्वारा जो आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में ये लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई। कितनी बैठकें आयोजित की? ये 60 शहरों में और 200 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। चलिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 से संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत G20 शेरपा और हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है, ये आ जाता है G20 का लोगो जो कि कमल और इसके साथ दर्शाया गया है, भारत है और 2023 ये सब लिखा है। प्रमुख परिणाम देख लेते हैं। तो पहला आता है आर्थिक गलियारा जो कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप है। और दूसरा जो आता है ये अफ्रीकी संघ है जिसमें G20 का स्थायी सदस्य है। और शुभारंभ की बात करें तो वैश्विक जैव ईंधन और गठबंधन का है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आमंत्रित देश थे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। तो कौन कौन से थे ये देखना है। तो G20 के अध्यक्ष द्वारा अपनी अध्यक्षता के दौरान आयोजित होने वाली G20 की बैठकों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त अन्य अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों को के रूप में बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और UAE है, इनको सबको आमंत्रित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अस्थायी प्रतिभागी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे UN है, IMF है, WB है, WHO है, WTO है, ILO है, FSB है और OECD है। और क्षेत्रीय संगठन में देख लेते हैं तो AU है, AUDA है और NEPAD है तथा ASEAN यानी एशियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में अतिशय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में ये ISA है, CDRI है तथा एशियाई विकास बैंक जिसको ADB को आमंत्रित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने लोगों को आमंत्रित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। तो G20 जो है, G20 की नई लीडर्स घोषणा पत्र क्या है। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख जो सदस्य देशों को सर्वसम्मति से है उसमें है नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है और ये घोषणा पत्र निम्न प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों। तो ये है, इसमें पहला आता है, ये घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, इनको ध्यान पूर्वक देखना है। तो पहला है आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, दूसरा है लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना और तीसरा है लैंगिक समावेशी जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना और चौथा है दोस्तों महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो G20 के नेता हैं जो G20 महिला मंत्री स्तरीय के समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण का कार्य समूह के गठन से सहमत हुए और इस कार्य समूह की बैठक जो है ब्राजील की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित की गई।
लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत इस घोषणा पत्र में अध्यक्ष के उस वक्तव्य को शामिल किया गया है जिसे 2-4 अगस्त 2023 यानी 2 से 4 अगस्त 2023 के दौरान गांधीनगर गुजरात में आयोजित महिला सशक्तिकरण के लिए G20 मंत्र स्तरीय सम्मेलन को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 83 पैराग्राफ के इस घोषणा पत्र में 8 पैराग्राफ में रूस यूक्रेन युद्ध और उसके आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की गई है। और दोस्तों इस घोषणा पत्र के अनुसार वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों हेतु पूर्व में 2030 अवधि अर्थात ये 5, 8 और 5 से 9 ट्रिलियन डॉलर की राशि की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, इसके साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु ये प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर राशि की आवश्यकता होगी। अब प्रमुख परिणाम देख लेते हैं। तो प्रमुख परिणाम की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये अफ्रीकी संघ है, G20 का अस्थायी सदस्य है और ये G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ और अफ्रीकन यूनियन जो कि G20 समूह के अस्थायी सदस्य हैं ये बन गए हैं। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला ये दूसरा क्षेत्रीय गुट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जी शिखर सम्मेलन को चित्रात्मक रूप से समझते हैं तो ये तो रहा इसका लोगो। इसके मुख्य समन्वयक की बात करें तो ये हर्षवर्धन श्रृंखला है और शेरपा की बात करें तो ये अमिताभ कांत हैं और आयोजन की तिथि है दोस्तों वो 9-10 सितंबर को 2023 को की गई। और आयोजन स्थल कहाँ था तो ये आयोजन स्थल की बात करते हैं तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ये है विशेष, इसका देख लेते हैं। तो भारत द्वारा आयोजित जो प्रथम G20 शिखर सम्मेलन है और उत्तर प्रदेश में संबंधित बैठकें हैं। ये बैठकें कहाँ कहाँ हैं तो लखनऊ में है, वाराणसी में है, आगरा में है, ग्रेटर नोएडा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वर्ष 1999 G20 की स्थापना के बाद ये पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। अब ये बात ज्ञात है कि इसके पूर्व तक अफ्रीकी संघ 20 की बैठकों में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शामिल होता रहा है और अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है। अफ्रीकी संघ का है दोस्तों ये एक महाद्वीपीय निकाय है और इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देश शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस संगठन का जो अधिकृत रूप है इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था तो दोस्तों ये 2002 में लॉन्च किया गया था। और अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो अजाली ये असोमानी जिसको कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं ये हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है वैश्विक ईंधन यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये है 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इतर यानी 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ मिलकर के ये बैठकें की है और जैविक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। और इस गठबंधन का लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य की बात करें तो ये जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। चलिए अगला देखते हैं। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यानी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास को सुगम बनाने और टिकाऊ जैव ईंधनों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह का एक विशेषक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और GBA का एक लक्ष्य है एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में कार्य करना है जो जैव ईंधनों के विकास और व्यापक रूप में उसे अंगीकरण करने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये दोस्तों एक गठबंधन के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे कि PM जीवन योजना ये योजनाएं दी गई हैं। तो PM जीवन योजना है और सतत है
जिसको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये गोवर्धन योजना आदि के द्रुत गति से कार्यान्वित करने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यह 19 देश हैं, 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, पहले ही इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं, यानी सहमति अपनी जता चुके हैं। और इनका विवरण कुछ इस प्रकार से है, तो विवरण भी देख लेते हैं। अगर दोस्तों इनके विवरण की बात करें तो जीबीए का समर्थन करने वाले जो G20 देश के कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें पहला है आपका अर्जेंटीना, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा, चौथा है भारत, पांचवा है इटली, छठवां दक्षिण अफ्रीका और सातवां अमेरिका है। ये इसके जो है ये जीबीए के समर्थन करने वाले G20 देश हैं। तो ये एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कनाडा है, भारत है, इटली है, दक्षिण अफ्रीका है और अमेरिका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में अगर आगे देखा जाए तो जीबीए का जो समर्थन करने वाला G20 आमंत्रित देश है, इसमें कुल 4 है। 4 कौन कौन से हैं? पहला तो दोस्तों बांग्लादेश है, दूसरा सिंगापुर है, तीसरा मॉरिशस है, चौथा क्या है? यूएई है। चौथा क्या है? यूएई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये है जीबीए का समर्थन करने वाले गैर जो G20 देश हैं, उसमें 8 हैं कुल। पहला आइसलैंड है, केन्या है, गुयाना है, पैराग्वे है और सेशल्स है, श्रीलंका है, युगांडा है और फिनलैंड है। इतने देश ये आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जिसमें जीए का समर्थन करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इसमें कुल दोस्तों 12 सदस्य संगठन हैं। अब 12 में से कौन कौन है? तो पहला तो विश्व बैंक है, दूसरा एशियाई विकास बैंक है, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है विश्व आर्थिक मंच, और चौथा है विश्व एलपीजी संगठन, पांचवा दोस्तों है यूएन सस्टेनेबल और एनर्जी फॉर ऑल, और छठवां है ये है अंडियो, और सातवां है बायो फ्यूचर प्लेटफार्म। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है ICAO, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच जो है, ये 11वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी और 12वां विश्व बायोगैस एसोसिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जीबीए का सदस्य जो जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक और ये उपभोक्ता है, क्या है? प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है। अमेरिका ने 52% और ब्राज़ील ने 30% और भारत 3% का एक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में लगभग 81% का योगदान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जैव ईंधन जो है, जैव ईंधन ये बायोमास से व्युत्पन्न तरल ईंधन होते हैं। इनका उपयोग की बात करें तो ये इनका जो उपयोग है वो जीवाश्म ईंधन पर आधारित तरल परिवहन ईंधन, जिसमें लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि गैसोलीन, विमान ईंधन, ये सभी के विकल्प के रूप में किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है, यह है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ये हेडिंग इसका है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ये भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे, जिसको IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड यानी इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है, और इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से ये जो देश हैं ये IMEC के विकास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिष्ठा व्यक्त करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये है IMEC एशिया की अरब की खाड़ी है, यानी इसको अरबियन गल्फ के नाम से जाना जाता है, और ये यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। अब आते हैं IMEC का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों से मिलकर होता है, जो कि पहला है पूर्वी गलियारा। दोस्तों पहला होता है वो है पूर्वी गलियारा,
और ये गलियारा भारत की अरब की खाड़ी से जो है इसको जोड़ेगा, और उत्तरी गलियारा जो है ये गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। और IMEC के माध्यम से ये कनेक्टिविटी एक नए युग में प्रवेश करने की परिकल्पना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, यह है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इनमें जो है इनमें पत्तनों के माध्यम से संबंध एक रेल मार्ग होगा जो कि यूरोप और मध्य पूर्व एशिया को आपस में जोड़ेगा। ये एक विश्वसनीय और सस्ता जो सीमा पारीय पोत रेल और पारगमन नेटवर्क और उपलब्ध ये कराएगा, जो कि वर्तमान समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप में होगा। और इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के परंपरा जो है पारगमन सुनिश्चित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, रेल के समानांतर ये आता है कि रेल मार्ग के समानांतर भागीदार देश विद्युत और डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु केबल है, जबकि स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्माण हेतु पाइप बिछाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, इसमें कुछ योजनाएं भी दी गई हैं, तो उसको चलिए अभी देखते हैं। तो ये गलियारा की दक्षता की अगर बात करते हैं तो ये गलियारा की दक्षता को क्या करेगा, बढ़ाएगा और आर्थिक एकता में वृद्धि करेगा और लागत में कटौती करेगा और रोजगार का सृजन करेगा। इस प्रकार ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जनों की कटौती करने में मदद करेगा। चलिए अब देखते हैं, यह है हमारा 19वां और 20वां शिखर सम्मेलन। 19वां और 20वां शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो और लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का केबल सौंप दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अर्थात भारत 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा और ब्राज़ील की अध्यक्षता जो है 1 दिसंबर 2023 को से प्रभावी होगी। 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन है ये वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित दोस्तों वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है, तो यहाँ आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आता है दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई गई है। तो इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ योजनाएं जो है शामिल की गई हैं। वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर इसकी भूमिका की बात करें दोस्तों कि कौन कौन होते हैं, क्या होता है, तो भूमिका के अंतर्गत इसमें जो होते हैं वो कारीगर से संबंधित होते हैं। और कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। और ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों उपकरणों की सहायता से कार्य करते हैं। इसमें प्रायः जो है स्वनियोजित होते हैं और इन्हें सामान्य अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब दोस्तों ये लोग मुख्य रूप से लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसाय का संलग्न होते हैं इसमें। और ये कौशल और व्यवसाय पारंपरिक प्रशिक्षण के गुरु शिष्य मॉडल का पालन करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, अब इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा यानी PM विश्वकर्मा नामक एक नई योजना का उल्लेख कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के साथ साथ उनकी पहुंच में भी सुधार करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, इसमें है कि ये योजना घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ साथ विश्वकर्माओं को, यानी जो विश्वकर्मा कार्य से जुड़े हैं, अर्थात लोहे का कार्य करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, सोनार का कार्य करते हैं, मतलब जितने भी जातियाँ इसमें शामिल की गई हैं सबके लिए जुड़ाव को सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात की जाए तो ये 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च किया। और इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो इनका जो विश्वकर्मा जयंती पड़ती है दोस्तों, ये 17 सितंबर को होती है, जो कि दिखाया गया है। और इस अवसर पर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसको डायग्राम समझना काफ़ी आसान है। ये 17 सितंबर से स्टार्ट होता है। 2023 में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ये प्रधानमंत्री द्वारा, फिर उसके बाद योजना के द्वारा फिर शुरुआत है। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अब ये 16 अगस्त 2023 को दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो ये कैबिनेट समिति यानी आर्थिक मामलों के द्वारा होगा। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री की योजनाओं की शुरुआत की गई दोस्तों। और ये रहा विश्वकर्मा भगवान का फोटो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये 16 अगस्त 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान की थी। अब इसकी विशेषताएं क्या है, अस्कार विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं क्या है, इसको भी लगे हाथ जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है और ये योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और ये योजना है प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय जो है वो 13,000 करोड़ रुपए से निर्धारित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है ये योजना जो है, ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है मंत्रालय है, विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रम है मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वित्तीय विभाग की सेवाएं हैं, ये साथ साथ मिलकर जो है क्रियान्वित की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये डायग्राम दिया गया है दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी विशेषताएं जो है दी गई हैं। इसमें जो है अवधि इसकी 5 वर्ष है। इसकी अवधि की बात करें तो 5 वर्ष है। केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना है ये, और ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और नोडल मंत्रालय है। इसमें प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय भी है। 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। और इसमें टैगलाइन इसका है सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। जो इसका दोस्तों इसका टैगलाइन है ये है सम्मान सामर्थ्य और समृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है इस योजना में सूक्ष्म लघु और मध्यम उत्तम ये मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किए गए हैं। और पीएम विश्वकर्मा योजना की जो टैगलाइन है वो है सम्मान सामर्थ्य और समृद्धि। क्या है? सम्मान सामर्थ्य और समृद्धि। दोस्तों इस योजना की अवधि 5 वर्ष की है, जिसमें वित्त वर्ष 2023 से 24 तक और 24 ये 27 से लेकर 28 निर्धारित है। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य जो है वो इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें है कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें ये योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना, या विश्वकर्मा के कौशल को निखारने के लिए उनकी कौशल उन्नयन करना और उनका प्रासंगिक जो उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर है उपलब्ध कराना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आता है हमारा तीसरा है दोस्तों इसकी क्षमता जो है, इसकी उत्पादकता के बारे में, साथ साथ इनकी गुणवत्ता के बारे में बढ़ाने के लिए इनको बेहतर और अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है। और लाभार्थियों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। और ब्याज छूट के इसमें जो है प्रदान करने के माध्यम से ऋण की लागत को भी कम करना है। अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट है विश्वकर्मा के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन हेतु इंसेंटिव प्रदान करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये बेहतरीन ढंग से चित्र के माध्यम से समझाया गया है, तो उसके पहले ही कुछ पढ़ लेते हैं। तो योजना के तहत जो आच्छादित व्यवसाय हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। कितने शामिल किए जाएंगे? 18 कुल शामिल किए जाएंगे। और ये कुछ इस प्रकार से होंगे, जिसमें पहला बढ़ई है, नाव निर्माता है, अस्त्र निर्माता है, लोहार है, हथौड़ा और टूल किट निर्माण वाला है, ताला बनाने वाला है, स्वर्णकार है, कुंभकार है, मूर्तकार है, मोची है, राजमिस्त्री है, टोकरी चटाई झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया, खिलौना निर्माता, ये सभी जो है ये आच्छादित व्यवसाय है। और नाई है, माला बनाने वाला है, दर्जी है, मछली पकड़ने वाला है, ये सभी जो है योजना के तहत आच्छादित व्यवसाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो प्रमुख आच्छादित व्यवसाय हैं, जिसमें दर्जी है, स्वर्णकार है, बढ़ई है, नवनिर्माता है, और अस्त्र निर्माता है, लोहार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, राजमिस्त्री है, जानबूनकर है, नाई है, धोबी है, ये सभी जो है इस योजना के तहत आच्छादित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। तो इसका लाभ क्या क्या दिया गया है, तो लाभ में देखिए ये है पीएम विश्वकर्मा योजना एक संपूर्ण योजना है जो निम्न घटकों के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की जो है शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, तो पीएम विश्वकर्मा जो प्रमाण पत्र आईडी है ये मानता है, और उसकी पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड है। तो कारीगरों और शिल्पकारों के पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी कार्ड का जो है प्रदान किया जाएगा। चलिए इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो ये एक विशिष्ट डिजिटल संख्या को सृजित किया जाएगा इससे, और ये प्रमाण पत्र जो है पहचान पत्र को प्रदर्शित करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, कौशल उन्नयन। कौशल उन्नयन की अगर बात करते हैं तो इसके तहत कुल 3 जो है घटक हैं वो शामिल किए गए हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कुल 3 घटक शामिल हैं, जिसमें कौशल सत्यापन है जिसको स्किल वेरिफिकेशन कहते हैं, दूसरा है मूलभूत कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये उन्नति कौशल प्रदान करना है, और मूलभूत कौशल प्रशिक्षण की अवधि जो है वो 40 घंटे है, जबकि उन्नयन कौशल प्रशिक्षण की अवधि है 15 दिन और 120 घंटे या इससे अधिक होगी। अब टूल किट प्रोत्साहन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कौशल सत्यापन के पश्चात एक मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ के समय लाभार्थी को 15,000 रुपये का टूल किट जो प्रोत्साहन है वो प्रदान किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं ऋण की बात करते हैं। तो ऋण सहायता क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित जो लाभार्थी हैं, तो लक्षित लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त इंटरप्राइजेज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यह है 5% की रियायती ब्याज दर के साथ साथ 1 लाख रुपए तक पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक दूसरी किस्त, और ये ऋण सहायता जो है प्रदान की जाएगी। तो अब है मान्यता, इसमें मान्यता में दिया है पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आईडी और कौशल उन्नयन टूल किट प्रोत्साहन। नेक्स्ट आता है, इसके जो प्रमुख घटक हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये ऋण सहायता है, डिजिटल लेन देन इंसेंटिव है, ये विपणन सहायता है। इस प्रकार जो है इसका डायग्राम बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये डिजिटल लेन देन है, तो ये इंसेंटिव के बारे में बात किया गया है। तो विपणन की सहायता है, ये राष्ट्रीय समिति जिसको नेशनल कम्युनिटी ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों शिल्पकारों उत्पादों के लिए एक विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करेगी। इसके कार्यान्वयन की बात करते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संचालन समिति है जिसको एनएससी कहते हैं, और दोस्तों एनएससी का जो पूरा नाम होता है वो नेशनल स्टेलिंग कमेटी होता है। राज्य स्तर पर राज्य निगरानी समिति तथा जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन समिति की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत देखते हैं। तो दोस्तों ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कारीगर और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी, और यह योजनाओं जो महिलाओं और उनसे उपेक्षित समूह जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसीज हैं, विकलांग है, ट्रांसजेंडर है, तो ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं और द्वीपीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवासियों द्वारा ये सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आता है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में, जो कि एक ये मिशन है, और ये इसका सफल लैंडिंग कैसे हुआ क्या है तो देखते हैं। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो है ये चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की, और इसी के साथ साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने पर सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आता है, इससे पूर्व जो अमेरिका, रूस और पूर्व सोवियत संघ और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। साथ ही साथ चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो अगस्त 2023 दिया गया है, डेट अक्सर जो है लोग भूल जाते हैं। तो डेट दिया गया है इसका 23 अगस्त 2023 और लैंडर मॉड्यूल है, चंद्रमा की सतह पर है, लैंड करने में सफल भी है। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और सफल लैंडिंग करने वाले को जो है करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सितंबर 2023 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान सेकंड के लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया और ये हाई लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतर गया। चलिए प्रमुख परिणाम की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रमुख परिणाम हमारा दिया गया है, यह है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया और लैंडर और रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए प्रमुख जो अनुसंधान है इनका विवरण कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। तो इसका देखते हैं। 27 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान के परिवर्तनों से संबंधित एक ग्राफ प्रकाशित किया है। इसरो ने विक्रम लैंडर में जो संलग्न नामक उपकरण है इसके द्वारा प्रयोग में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा के तापमान का मापन करने में भी सफलता प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्ययन के अनुसार दोस्तों चंद्रमा की सतह वो स्थल है जहाँ इससे लैंडर स्थित है और इसके आसपास का तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर के नीचे तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब तापमान की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो ये इंगित करती है कि चंद्रमा की ऊपरी मृदा जो है यानी ऊपर का पोर्शन ये शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एक चित्र दिखाया गया है, इसमें ये प्रज्ञान रोवर है और इसके बारे में दिखाया गया है। तो चित्र देखकर समझ सकते हैं ये 22 अगस्त को भेजा गया था, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में और मनाने की घोषणा की गई थी। इसमें शिव शक्ति है, चंद्रयान 3 है, विक्रम लैंडर है, विक्रम की सतह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। तो ये क्रेटर से बचकर निकलना। तो 27 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ने के लिए प्रज्ञान रोवर के रास्ते में 4 मीटर व्यास वाला एक क्रेटर आ गया था। ऐसी स्थिति में रोवर को रास्ता बदलने का जो कमांड है वो दिया गया और यहाँ नए मार्ग पर बढ़ने में सफल हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। तो तीसरा है चंद्रमा की सतह पर सफर की उपस्थिति, ये दिया गया है, इसका हेडिंग है प्रज्ञान रोवर के संलग्न जो LIBS है यानी लेजर इंक्लूडेड ब्रेकडाउन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना को यथास्थिति मापन में सफलता प्राप्त हुई है और इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर जो है इसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। क्या हुई है? इसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र हैं इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम है और आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति पाई जाती है। तत्पश्चात है सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, इनकी उपस्थिति के भी पता चला है। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है ये विक्रम लैंडर में संलग्न है और इसका नामकरण जो है कि ये मदद से जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से सतह संबंध है और ये चंद्र प्लाज्मा वातावरण में ज्ञापन इसका मापन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि चंद्र सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना विरल है। ये नेक्स्ट आता है चंद्रमा की सतह पर कंपन। अब चंद्रमा की सतह पर कंपन के बारे में जान लेते हैं। तो लैंडर में संलग्न जो है ILSA है यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लर्नर सेमेटिक एक्टिविटी चंद्रमा पर भेजा गया है और ये MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम है और प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है। इसने रोवर और अन्य निहित भार की गतिविधियों के कारण होने वाले कंपन को रिकॉर्ड किया है। दोस्तों इस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक और कृत्रिम घटनाओं को प्रभावी से उत्पन्न सही कंपन को मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें चंद्रमा की सतह पर जो सफ़र की उपस्थिति है इसके अंतर्गत ये दक्षिणी ध्रुव का तापमान है, ये क्रेटर से बचकर निकलना और यह है चंद्रमा की तो आरेख इसका दिया गया, आरेख आपका देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों जो मिशन की अवधि है, मिशन की अवधि जान लेते हैं। तो चंद्रमा थर्ड की विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है ये सौर ऊर्जा चालित है। ये सोलर से चलता है और इसकी जो मिशन अवधि है एक चंद्र दिवस निर्धारित की थी, जो कि लगभग 14 पृथ्वी दिवसों के बराबर होता है। अर्थात 14 दिन का मतलब वहाँ एक दिन की रात होगी। और उल्लेखनीय है कि चंद्रमा में एक दिन और एक रात प्रत्येक 14 पृथ्वी दिवसों की अवधि ही होती है। दोस्तों एक चंद्र दिवस के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश, एक चंद्र दिन के दौरान चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है, जो कि चंद्रयान थर्ड मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब आ जाते हैं आगे। तो उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर दिन की अवधि में प्रारंभ हुई थी और इसी कारण इसरो ने इस दिन को चुनाव चंद्रयान थर्ड की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फर्स्ट है चंद्रमा दिवस की समाप्ति के बाद चंद्रमा पर सूर्यास्त होने पर चंद्रमा की सतह का तापमान 200 डिग्री यानी -200 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जा सकता है और पहली परिस्थिति में कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और दोस्तों 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, ये प्रज्ञान जो रोवर है ये निर्धारित कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है और 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अब इस क्रम में अगर बात करें तो ये रोवर दोनों के रिसीवर जो हैं ये ऑन स्थिति में रखा गया है, ताकि अगर ये दोनों चंद्र रात्रि के दौरान विपरीत और कठोर परिस्थिति में बच निकलने में सफल रहते हैं तो इनसे जो है पुनः संपर्क साधने का प्रयास किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 22 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रमा पर पुनः चंद्र दिवस के आरंभ होने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। तो 22 सितंबर 2023 दिया है, इसरो दिया है, चंद्रमा पर पुनः जाने का दिया है। तो चंद्रमा के चारों ओर आरंभ के बाद की जो घटनाएं हैं वो दी गई हैं। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ये सब विशेष ध्यान रखना है। और एक चंद्र दिवस बराबर होता है, ये जो कि एक चंद्र दिवस वहाँ होता है वो पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है और इसकी मिशन जो है अवधि इसकी मिशन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की। तो आगे चंद्रयान थर्ड की सफल लैंडिंग के साथ साथ भारत का जो चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया और इस प्रकार ये उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई थी। दोस्तों अगर बात करें तो इस कार्यक्रम का जो तीसरा चरण है यानी इसरो है, जो कि GAX यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मध्य सहयोग के साथ आरंभ होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। तो इसरो और JAXA संयुक्त रूप से ल्यूपिक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन से संचालित करेंगे और लाइपिक्स मिशन के अंतर्गत ये एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल हिम का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।